नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से है। ये कहानी है केदार की। केदार एक 25 वर्षीय नवयुवक थे। ये आज की कहानी नहीं, इस कहानी को घटे हुए लगभग 35 साल बीत चुका है। आज केदार जी की उम्र लगभग 60 साल के आसपास है। यानी ये कहानी है, घटना है 1990 की, उत्तर प्रदेश की। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस कहानी में आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ था केदार जी के साथ में। पहले हम केदार जी का थोड़ा संक्षिप्त में उनका परिवार के बारे में जान लेते हैं। केदार जी उस टाइम में 2 भाई बहन, मतलब उनसे जो बहन थी वो छोटी थी, 5 साल बड़े थे केदार जी। उनके जो पिता थे ना, उनके पास में थोड़ी खेती बाड़ी थी और ऊपर से थोड़ा तंत्र मंत्र का क्रिया करते थे। जो भी उनके पास में आता था अपनी तकलीफ लेकर के और उसको तकलीफ को भगाते थे। थोड़ा बहुत अब कमाने का जरिया वही था। खेती बाड़ी में तो कुछ होता नहीं था। तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार थे। अगर वो चाहते ना तो बहुत पैसा कमा सकते थे। लेकिन उनका कहना था कि मेरे गुरु ने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि मैं किसी से ज़बरदस्ती पैसा मांगूं। अरे वो जो दे देता है वो मुझे सही है। मैं किसी से मुंह खोल करके मांग नहीं सकता, नहीं तो हमारे गुरु का श्राप लग जाएगा। डरते थे अपने गुरु से। कहते थे कि नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, धन का लालच मुझे नहीं है। परिवार गरीबी में जी रहा था। लेकिन जो केदार थे ना, वो जवान हो चुके थे, 25 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई जो थी, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई हुई। गरीबी में परिवार चल रहा था भाई। उनके पास में धन दौलत था नहीं, खेती बाड़ी थी और जो भी वो तंत्र मंत्र में कमाते थे अब उसी से घर खर्चा चलता था। ऊपर से केदार की अब बहन बड़ी भी हो रही थी, शादी का टेंशन था। पिता अब अपना अकेले में बैठ करके आंसू बहाते रहते माँ के साथ में। अब कर क्या सकते थे, इतनी तो उनके पास में धन दौलत नहीं था। केदार का जो सपना था, शुरू से बड़े बड़े सपने देखते थे। वो सोचते थे कि ये काम में कुछ रखा नहीं है। खैर उनके पिता तांत्रिक बनाना भी नहीं चाहते थे। कई बार केदार ने कहा कि ये काम जो है ना, आप मुझे सौंप दीजिए, मैं इससे पैसा बना के दिखाता हूँ। आप तो किसी से पैसा नहीं मांग सकते ना, लेकिन मैं पैसा मुझे निकालना आता है। बस मुझे अपना गुर सिखा दीजिए, तंत्र का विद्या है, मुझे बता दीजिए। देखिए इसी घर को मैं कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। लेकिन उनके जो पिता थे केदार को डांटने लगते। कहते कि नहीं नहीं, मेरे गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं बताया है। हम ये जो काम करेंगे अपनी श्रद्धा से, जो अपनी श्रद्धा से कुछ दान दे देता है तब तो ठीक है। हम किसी से पैसे को मांग नहीं कर सकते, नहीं तो गुरुजी का श्राप लग जाएगा। बहुत डरते थे, श्राप के नाम से बहुत भयभीत होते थे। लेकिन केदार थे, अपनी जीत पर अड़े रहे। लेकिन उनके पिता कहते थे कि नहीं बेटा, मैं तुझे ये सब सिखाने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, तेरे साथ मुझे भी श्राप लग जाएगा, गुरुजी श्राप दे देंगे। केदार हंसते थे। अरे गुरुजी के तो मरे हुए अब एक टाइम ज़्यादा हो चुका है, अब कहाँ से श्राप देंगे। वो विद्या तो मुझे सिखा दीजिए कि आपने साथ लेके जाएंगे। तब कहने लगे नहीं, अभी इस विद्या को सीखने वाला कोई जोग व्यक्ति मिला नहीं है। जब मिलेगा तो मैं उसे विद्या सिखा दूंगा, और नहीं तो मेरे पेट में ही सब कुछ रहेगा, मेरे दिमाग में रहेगा। मैं ये विद्या किसी को सिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन केदार जी ऐसे वैसे लड़के नहीं थे, आप दिमाग के बहुत तेज थे। जो भी वो करते थे वहाँ बैठ के देखते थे कि पिताजी क्या कर रहे हैं, कौन सा मंत्र का उच्चारण करते थे। उनके पास में उनकी डायरी थी, मंत्र लिखा होता था, मंत्र को याद करते थे। पीठ के पीछे जो केदार के पिता थे, उनके पीठ के पीछे ये सब काम करते थे। कई बार उनसे सवाल पूछते थे तो अब उनके पिता नाराज हो जाते। तुझे कैसे मालूम, इसके बाद में इसका क्या होगा, मंत्र तूने कहाँ से सीखा। केदार कहते थे कि नहीं, मैं ऐसे ही सीख लिया था, आप पढ़ते थे ना। तब उनके पिताजी कहते थे कि मैं मंत्र पढ़ के नहीं बोलता, तू मेरी डायरी को छेड़छाड़ किया है। नाराज हो जाते थे। केदार उनको समझाते थे कि देखिए मैं कोई ऐसा काम नहीं किया, गलत काम नहीं किया। अब जान चुके थे केदार जी कि इनका पिता तो सिखाएंगे नहीं।
चोरी छुपे जितना कर सकते थे मंत्र को ज्ञान लिया, उनकी डायरी से, पुस्तक से सब कुछ मंत्र को एक तरह से दिमाग में बिठा लिया। जो बड़े बड़े मंत्र थे जिसके द्वारा वो झाड़ फूक करते थे, भूत को प्रेतों को भगाने की कोशिश करते थे और उसमें कामयाब भी होते थे। तब उनके मन में कई तरह का सपना अब आने लगा था कि हाँ, इन मंत्र शक्तियों के द्वारा मैं एक अमीर आदमी बन सकता हूँ, बड़े बड़े मैं काम कर सकता हूँ। मंत्र जान भी गए, मंत्र जाकर के जैसे किया जाता है सिद्ध, वो कर भी लिए, लेकिन अभी तक उनके पास में ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला था कि वो मंत्र को आजमा सके कि वो जो मंत्र सिद्ध किए हैं आखिरकार ये मंत्र काम करता है कि नहीं करता है। जब उनके घर पर कोई आता प्रेत बाधित, तब अपने पिताजी कहते कि आप पिताजी आप छोड़ दीजिए, मैं इस काम को करता हूँ। पिताजी उनके हैरानी से देखते, तू कब से तांत्रिक बन गया, मैंने तो तुझे कुछ सिखाया नहीं। तब कहते कि आपने नहीं सिखाया, लेकिन मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। बता दिए कि आपने नहीं सिखाया, लेकिन आपका पुस्तक पढ़ा, मंत्र को ज्ञान लिया और फिर उस मंत्र को सिद्ध भी किया। पिता उनका नाराज हो गए थे, एक तरह से डांटने लगे कि तू गलत काम किया है, ऐसा करना नहीं चाहिए। चोरी छिपे मंत्र को अब तूने जाप किया, तुझे पाप लगेगा, तुझे श्राप लगेगा गुरुजी का, ऐसा नहीं करते। पिताजी उनको काम नहीं करने देते थे, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी जो उम्र थी अब एक तरह से बढ़ती जा रही थी। इधर उधर जा नहीं पाते थे, जो भी उनके दरवाजे पर आता था तो झाड़ फूक कर देते थे। अब पैसे की दिक्कत होने लगी, झाड़ फूक से जो पैसा मिलता था अब दूर दूर तो जा नहीं पाते थे, शरीर जो था अब थकने लगा था, दिक्कत होने लगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत। और ऊपर से अब केदार जी की बहन जो है ना अब जवान भी हो रही थी। सबसे बड़ा चिंता केदार को ये था कि मैं कैसे, अपनी शादी तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम अपनी बहन की शादी तो करूँगा, गरीबी में कैसे कर पाऊँगा। गरीबी की वजह से केदार जी का कई रिश्ता अब टूट चुका था। लोग बाग उनका रिश्ता लेके आते थे बड़ा खुशी से, लेकिन निराश होकर लौटते थे। जब उनको पता चलता था कि इनके पास में ज़्यादा खेत बधार भी नहीं है, ना इनके पास में कोई पूंजी है, तो अपनी बेटी कौन ऐसे गरीब घर में देना पसंद करेगा। रिश्ता टूट जाता था, चले जाते थे। तब जो केदार जी थे ना, अब सपना तो बड़े बड़े था, लेकिन उनका पिता ये काम करने नहीं देते थे। अब ऐसे ही अब वो शहर में अब भटकने लगे कि चलो कम से कम कोई नौकरी का तलाश कर लूँ। और आखिरकार जितना पढ़े लिखे थे अब उसके अकॉर्डिंग उनको अब काम मिल चुका था। काम था गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का। करे तो क्या करे, घर बार तो चलाना है। अब पिता जो थे ना, अब तो अब इधर उधर ज़्यादा दौड़ धूप नहीं कर पाते थे, ना इतना पैसा उनके पास में आता था। कई बार उनके घर में एक टाइम का चूल्हा जलता था, अब एक टाइम चलता भी नहीं था। ले दे के जैसे तैसे घर परिवार चल रहा था। तब ये फैसला करते हैं कि चलो, सपने तो मैंने बहुत मोटे मोटे देखे हैं, लेकिन अब उनका क्या होगा, पैसे भी तो चाहिए। आखिरकार शहर में आकर के और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं। उनकी ड्यूटी एक फैक्ट्री में लगती है। फैक्ट्री में दिन की ड्यूटी करते हैं। और वहाँ जिस फैक्ट्री में गए थे ना, फैक्ट्री तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उनकी जो ड्यूटी थी सुबह की थी। सुबह मतलब 8 बजे जाते थे और रात को 8 बजे अब उनकी छुट्टी हो जाती थी। 8 बजे से पहले पहले फैक्ट्री का शटर डाउन होने लगता था। जो एरिया था ना, जो कामगार थे, काम करने वाले, आज सब बाहर निकलने लगते थे। चलो भाई चलो भाई चलो, छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया। बड़ी विशाल फैक्ट्री थी। अब वो इतनी बड़ी फैक्ट्री देख करके यहाँ तो रात दिन काम होना चाहिए, ऐसा क्या बात है। खैर उनको क्या, अपना काम करते थे। अब फिर अपना अब जो किराए पर कमरा लिए थे वहाँ जा कर के अपना आराम करते। महीना दिन से ऊपर गुजर चुका था और एक रात ऐसे ही अब इधर उधर टहलने जाते हैं। कहीं पर अब चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। चाय की दुकान पर, पान बीड़ी का दुकान पर ऐसे ही था। अब थोड़ा समय अपना पास करते हैं कि ड्यूटी उनका 8 से 8 तक होती थी। अब इसके बाद में अब अकेले कमरे में किराए पर रहते थे, मन नहीं लगता था, तो सड़क पर टहलने आ जाते थे। उसी टहलने के दौरान अब चाय दुकान पर बैठ जाते हैं, चाय का आनंद लेते हैं। गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का जो मालिक होता है उतरता है,
पान बीड़ी सिगरेट जो भी उसको लेना है वो लेता है। अब फिर वहाँ पर जो पान वाले से पूछने लगता है कि मैंने सुना है यहाँ आसपास में कोई बड़ा तांत्रिक रहता है जो भूत प्रेत भगाने का काम करता है। पनवाड़ी कहता है कि साहब मैं तो अब इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाऊँगा, मुझे कोई आज ऐसी बात का खबर नहीं है, आप किसी और से पूछ लीजिए। वहाँ पर 2-3 लोगों से और पूछता है लेकिन कोई अब जवाब नहीं दे पाता। ये बात सुन रहे थे केदार, वहाँ पर बैठे बैठे चाय की चुस्की लेकर के सुन रहे थे। उठ के अब खड़े हो जाते हैं चाय पीने के बाद में, और उस मालिक के पास पहुँच जाते हैं कि क्या जी आपको तांत्रिक की ज़रूरत है? तब कहा कि हाँ, आप किसी तांत्रिक को जानते हैं? केदार पूछते हैं कि आपको ज़रूरत क्या है, किस काम के लिए आपको तांत्रिक की ज़रूरत पड़ी है? तब जो मालिक था कहने लगा आप मुझे तांत्रिक से मिलवा दो, मैं तांत्रिक के आगे सब कुछ बता दूंगा। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे उस जगह तक पहुंचा दो, मैं भी आपको कुछ खर्चा पानी दे दूंगा। मैं तो बड़ा तंग आ चुका हूँ, जहाँ जाता हूँ लोग बाग सब कुछ सुनते हैं, इसके बाद मना कर देते हैं कि नहीं ये मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मेरे से काम नहीं होगा। तो आखिर तंत्र मंत्र का जानकार क्यों है? जब आपको ये काम करना ही नहीं है तो तंत्र मंत्र छोड़ दो। मालिक बड़ा अच्छा खासा नाराज दिख रहा था। केशव पूछ रहे हैं कि साहब कुछ तो हिंट दीजिए, किस बारे में आपको तांत्रिक को चाहिए? तब कहने लगे भाई कितने लोगों को बताऊंगा, मैं 2 दिन से इस एरिया में घूम रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ पहले तो हाँ कर लेते हैं कि हाँ हाँ ये मैं काम कर दूंगा, लेकिन जब पूरी कहानी बताता हूँ ना तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमसे काम नहीं होगा, किसी बड़े तांत्रिक के पास जाओ। तो बताओ लड़के आपके पास में कोई है ऐसा तांत्रिक जो काम कर सके? फिर वही पूछते हैं केशव जी कि जब तक आप बताओगे नहीं साहब तब तक मैं कैसे बता सकता हूँ कि कैसा केस है, कैसा कितना बड़ा काम है, ज़रूरत क्या है। मालिक उनको घूर के देखता है, आप तांत्रिक को जानते हो? केदार कहते हैं हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़के कहता है कि ठीक है आओ मेरे गाड़ी में बैठो, अब गाड़ी के अंदर ही बातचीत करते हैं। केदार चले जाते हैं उसके साथ में, अगली सीट पर बैठ जाते हैं। तब मालिक कहता है कि देखो लड़के, अगर मुझे अच्छे तांत्रिक से मिलवा दोगे जो मेरा ये काम कर देगा, मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगा, इनाम भी दूंगा, लेकिन बशर्ते मेरे काम होना चाहिए, अच्छा तांत्रिक मिलना चाहिए। केदार मन ही मन खुश हो गए कि चलो भगवान ने बैठे बैठे एक अब बकरा मेरे पास में भेज दिया, बकरा ही बोल सकते उसको, चलो हमारे पास में अब आ गया, अब तो अच्छी खासी इनकम अब मैं इसे बना सकता हूँ। अपना मन ही मन में उनका लड्डू फूटने लगा। अब फिर वो अपनी सवाल को दोहराते हैं कि देखिए साहब जब तक कुछ हिंट नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? मेरे पास में तांत्रिक हैं, मेरे पिता भी तांत्रिक हैं और मैं भी एक तांत्रिक हूँ। जब गाड़ी का मालिक वो देखता है केदार की तरफ में तो हंसने लगता है, तुम भी तांत्रिक हो? तुम्हारी तो उम्र बहुत कम है अभी। तब कहते हैं कि मैं तांत्रिक का बेटा हूँ ना, चाहे कितना भी छोटा हूँ तो तांत्रिक ना। आप केस बताइए, तब मैं फैसला कर पाऊंगा कि ये काम आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तब वो मालिक कहता है कि ठीक है, अगर ये आप काम कर लोगे तो समझ लो बहुत पैसा आपको दूंगा। मैं थक चुका हूँ, आप भी मुझे निराश मत करना। अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पिता के पास मुझे लेके चलो, जब आपके पिता इतने बड़े तांत्रिक हैं तो मैं आपके पिता से मिलना चाहूँगा। केदार उनसे कहने लगे कि हाँ मिलवा सकता हूँ, लेकिन अभी उनका तबीयत सही नहीं चल रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन आप काम तो बताओ, मैं भी वो काम कर सकता हूँ, मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूँ। तब मालिक जो है ना बताने लगा, कहने लगा कि देखो मैंने बड़े शौक से एक बंगला बनाया था, बहुत पैसा खर्च हुआ। बंगला बनाते टाइम कुछ विपत्ति मेरे पास में आई, मेरे को नुकसान भी पहुंचाई। लोगों ने बताया था कि जिस जगह पर आप बंगला बना रहे हो ना वो जगह ठीक नहीं है, लेकिन मैं पैसे का घमंड में था ना, चूर था, घमंड में चूर था। हाँ मैं उन चीज़ों को परवाह नहीं किया, मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन करता नहीं था। बंगला बनाते टाइम बहुत सारा नुकसान मुझे झेलना पड़ा। मेरी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, बहुत पैसा लगा उनमें, और मेरे जो पिता थे उनकी भी अब उस टाइम में मौत हो गई। बहुत कुछ मुझे झेलना पड़ा पैसे से लेकर के। तब लोग बाग बताते थे
जो भी जानकार था तंत्र मंत्र का, पूजा पाठ करने वाले को जब बुलाया, तब कहने लगा कि साहब, जिस जगह पर आपने बंगला बनाया ना, ये बंगले में आप रह नहीं पाओगे। इसमें एक बुरी शक्ति कैद है इस जगह पर, और वो शक्ति आपको इस घर में रहने नहीं देगी। केदार सब कुछ सुन रहे थे। तब आपने क्या किया? उस घर में रहने गए? कहने हाँ, मालिक बोला कि मैं रहने गया, मैं डरा नहीं, मैं खुद गया, अपने परिवार को नहीं ले गया। अब इसके बाद मैं सही कहूँ ना, पहले रात में अब मैं सोया हुआ था अपने पलंग पर। ऐसा लगा कि जैसे पलंग कोई उठा करके इधर से उधर सरका रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं समझ गया कि जो भी इस घर में ताकत है बहुत ही शक्तिशाली है। पहले ही रात में मुझे वो सब महसूस हो गया था, और इसके बाद में मैं उस घर में कभी नहीं गया। हाँ, बदले में कई लोगों को पैसे पर भेजा था कि उस घर में जाओ और देखो वहाँ कोई बुरी ताकत तो नहीं है। अपनी रिस्क पर, उन्हीं के रिस्क पर पैसे दे करके मैं भेजा था। वो लोग भी रात में गए, उनको साथ में बहुत ऐसी घटना उनके साथ में घटी। कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ पर किसी को रहने नहीं देता। एक लड़के को तो जो तुम्हारी तरह था, जवान था, उसको भी जोश था कि मैं रात में रह जाऊँगा। पैसे का लालच था, लेकिन वो उल्टा लटक गया था। लटकाने वाला अब उसको दिखाई नहीं दे रहा था। जब ये केदार सुनते हैं, मन ही मन थोड़ा अब डर तो लगता है, ये तो सबसे बड़ा केस है, कैसे कर पाऊँगा। और तब मालिक कहता है कि हाँ, अब मैंने सब कुछ अपना, अब जो कुछ था घटना अब बता दिया, अब बताओ क्या ये काम कर पाओगे। केदार बिल्कुल सोच में डूब गए। मालिक कहने लगा, पैसे की परवाह नहीं मुझे, मैं उस घर में रहना चाहता हूँ, मेरा परिवार रहना चाहता है। मैं बड़े अरमान से उस बंगले को बनाया, अब बहुत पैसा उसमें खर्च किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी बुरी शक्ति उसके अंदर में है वो बाहर निकल जाए, हम लोग अपने परिवार के साथ में उस बंगले में आराम से रहे। इसके बदले में जो मुँहमांगी रकम मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि उस घर से उस बुरी शक्ति को निकालना पड़ेगा, जो किसी ने तक अभी तक देखा नहीं, ना मैं देखा, ना उसमें कई जो रहने वाले लोग गए, किसी ने नहीं देखा। स्त्री है, पुरुष है, क्या है, किसी को नहीं मालूम। तो बताओ पंडित जी, आप ये काम कर पाओगे? केदार सब कुछ सुन रहे थे, मन ही मन खुश भी हो रहे थे। ये तो मोटा बकरा है भाई, मैं ये काम तो जरूर करूँगा, आर या पार, या तो मैं अमीर बन जाऊँगा या फिर मैं बर्बाद हो जाऊँगा। बस दो ही हो सकता है। मन ही मन अब फैसला करते हैं कि इससे पैसा कितना मांगा जाए। हिसाब लगाते हैं कि बहन के शादी में लगभग 1 लाख से ऊपर खर्च हो जाएगा, मेरे पिता के इलाज में भी कुछ पैसा लगेगा, घर भी पुराना हो गया है तो उसको बनाने में कम से कम लाख रुपए तो लग जाएंगे, और बाकी कुछ बैंक बैलेंस तो होना चाहिए। सब कुछ हिसाब किताब रख करके और वो कहते हैं कि हाँ, ये काम मैं कर दूंगा। मैं उस छिपी हुई आत्मा को, उस बुरी शक्ति को आपके बंगले से निकाल फेंकूंगा। खुश हो जाता है मालिक, कहता है ठीक है पंडित जी, आप बताओ आपको क्या देना होगा। पूरा हिसाब किताब लगा लिए थे केदार जी ने, सीधा सब कुछ अपने अंगुलियों पर हिसाब लगा करके आप सब कुछ जोड़ लिए थे। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मैं लूँगा और ये काम गारंटी के साथ करके दूंगा, आधा पैसा पहले और आधा बाद में। मालिक उनकी बात सुनकर के मुस्कुराने लगा, हंसने लगा मन ही मन। फिर जब वो मुस्कुराता है तो केदार जी अब उसकी तरफ देखता है, मन ही मन अब लग रहा है कि मुस्कुरा इसलिए रहा है कि मैं ज़्यादा पैसा मांग लिया हूँ। तब वो थोड़ा संकोच कर जाते हैं, कहते हैं देख लो, अब मेरी डिमांड तो इतनी है, आप जितना चाहे अब दे सकते हो, लेकिन ये काम मैं ज़रूर करूँगा। मैं आपको साबित कर दूंगा कि उस घर में कोई भी ऐसी शक्ति आपको अब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैं ये काम करके दिखाऊंगा आपको। अभी भी वो मालिक मुस्कुरा रहा है, और तब केदार कहते हैं कि आप मुस्कुरा क्यों रहे, क्या मैंने ज़्यादा पैसा मांग लिया? और तब वो मालिक कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो बहुत कम पैसा मांगे, इससे ज़्यादा पैसा तो मैं बहुत जगह पर फेंक चुका हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। हंसते हुए कहता है कि ठीक है पंडित जी, 5 लाख तुम्हारे और 5 लाख मेरे। 5 लाख मेरी तरफ से अलग से,
और 5 लाख आपने मांगे वो भी डन। 10 लाख देता हूँ, 10 लाख देता हूँ, 5 लाख एडवांस दे दूंगा और 5 लाख काम होने के बाद में। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, ये सब कागज़ पर लिखा पढ़त के बाद में, और ये सब आपके पिता के सामने होगा। आप मुझे अपने पिता के पास ले चलो और फिर मैं उनके सामने सब कुछ दे दूंगा, एडवांस भी दे दूंगा। काम कब करना है आप तय कर लो, जो सामान की जरूरत पड़े मुझे लिस्ट बना के दे दो और सब कुछ मैं तैयार करके दे दूंगा। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब तो जैसे केदार जी हवा में उड़ रहे थे। 10 लाख, मन ही मन में लड्डू फूट चुका था। अरे मैंने तो 5 लाख ही मांगा था, ये पागल है क्या? 10 लाख देगा छोटे से काम के लिए? ये तो मेरे पिताजी चुटकी बजाते हुए कर देंगे, मैं उन्हीं का बेटा हूं ना। लेकिन मसला यहाँ फंस गया था कि अब पिताजी के सामने सब कुछ करना था। उस मालिक को, उस सेठ को अब इन पर विश्वास नहीं था। कम उम्र था ना, 25 साल का उम्र था। उसको लग रहा था कि इतना छोटा सा लड़का 25 साल का उम्र वाला अब इतना बड़ा काम कैसे कर सकेगा। थोड़ा अब मन में संकोच हो रहा था, और तभी तो उसने शर्त रखा था कि मुझे अपने पिता के पास ले चलो और फिर जो भी काम होगा सब कुछ वहीं होगा, सब कुछ मैं एडवांस दे दूंगा यहीं पर। आप टाइम निकाल लेना, तिथि बता दो कि कब आओगे, कब काम करना है। अब एक तरह से पिता का जहाँ नाम आ गया, फंस चुके थे। अब सोचने लगे कि मैं पिताजी के पास ले जाऊंगा, ये काम तो मुफ्त में कर देंगे, पैसे तो मांगेंगे नहीं, सारा खेल अब खराब हो जाएगा। लेकिन मन ही मन अब प्लान कर चुके थे कि जो होगा देखा जाएगा। नौकरी छोड़ देते हैं एक तरह से। मैंने नौकरी जो रिस्क होती है, रात का टाइम होता है, खैर उनकी दिन का टाइम था, नौकरी थी कि कल मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, चलो देखा जाएगा। आ जाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो अब इतना बड़ा रकम मिल रहा है, अब नौकरी क्या जरूरत है। कहते हैं कि कब चलना है, मालिक कह रहा है कि अभी निकल लो, और तब कहते हैं कि थोड़ा लंबा सफ़र है। कहने लगा कि मैं परवाह नहीं करता हूँ, अब बोलो तो हम चलें, और नहीं तो तुम टाइम बताओ कि कल चलना है तो मैं कल आ जाऊँगा, कहाँ मिलोगे आप। मन ही मन सोचने लगे कि अब टाइम क्यों ख़राब करें। अब मालिक भी तैयार है तो कहने लगे ठीक है, मैं आता हूँ कमरे से, कुछ सामान लेते आऊँ और फिर मैं आपके साथ चलता हूँ, तब तक आप यहाँ रुकिए, चाय पानी पीजिए। मालिक को वहीं रोक देते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, ज़रूरत का सारा सामान अपने थैले में पैक करते हैं और फिर आ जाते हैं। मालिक को लेकर कहते हैं चलिए आप, अपने घर का रास्ता बताते हैं। आखिरकार रात को वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं। लंबी दूरी थी। वहां पहुंचने के बाद पूरा परिवार सोया हुआ है, पूरा गांव सोया हुआ है, छोटा सा गांव। अब गाड़ी दरवाजे पर रुकती है। केदार जी उतरते हैं, अपने घर का दरवाज़ा बजाते हैं। तब उनके माँ आती है, कौन है बेटा बाहर में, कौन है बाहर में, कौन आवाज़ दे रहा है। और तब केदार बोलते हैं कि माँ मैं हूँ। माँ दरवाज़ा खोलती है, अरे इतनी वक्त में क्या हो गया, कहाँ से आ रहा, नौकरी छोड़ दी क्या। कई तरह के सवाल पूछ लेती है। माँ को समझाते हैं कि धीरे बोलो, क्लाइंट है एक साथ में और उसी के साथ में आया हूँ, पिताजी सो रहे हैं क्या। तब माँ बोलती कि हाँ, तो उनको बोलो अब बैठक में आ जाएं, अच्छे कपड़े पहन लें, एक क्लाइंट आया हुआ है, आज सब कुछ शॉर्टकट में बता देते हैं। और इसके बाद अपने गाड़ी में आते हैं, सेठ जी को कहते हैं कि थोड़ा सा अब टाइम लगेगा। मालिक कहता है कि हाँ हाँ, सब लोग सोए होंगे ना, इतना तो लगेगा, मैं इंतज़ार करूँगा, आप जाइए, मेरी चिंता छोड़िए। इसके बाद केदार जी अपने घर में आते हैं। पिता तब तक जग चुके थे, छोटी बहन भी जग चुकी थी। पिता उनकी अब देख रहे हैं कि केदार मसला क्या है, ये बात क्या है, किसको लेके आया है, तेरी माँ बता रही है। हाँ, तब शॉर्टकट में सब कुछ बताते हैं। जब उनके पिता सुनते हैं, कहते हैं कि जितना तू छोटा ये केस समझ रहा है ना, ये छोटा केस नहीं है। जब वहाँ पर ऐसा उनके साथ में होता है, अब ये तो नहीं है कि हमारे भरोसे पे ये रहें, और भी तांत्रिक गए होंगे तो उनकी शक्ति काम नहीं करी, तो अब तू सोच ले कितना बड़ा केस है। ये तेरे से नहीं हो पाएगा, तू अपने मंत्र के बल पर उछल रहा है ना। हाँ, मैं तो जाऊँगा नहीं, अब तू देख ले। पिता को समझाते हैं कि देखो पिताजी, ये भगवान ने हमारे पास में भेजा है, 10 लाख का मसला है ये, देख लो हमारी बहन की शादी भी आराम से हो जाएगी, हमारा टूटा फूटा घर भी
सब कुछ सही हो जाएगा, आपका इलाज भी सही ढंग से हो जाएगा, कुछ बैकमेल सब कुछ हो जाएगा। और क्या चाहिए? आप तैयार हो और मैं भी तैयार होता। आप फिर आपके सामने में सब कुछ बात होगा। अरे मैं हूं ना आपके साथ में, सारा काम आप करोगे, मैं तो बस आपका सहयोग करूंगा। आप समझ गए थे ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा केदार। लेकिन पिता जो थे ना, वो अपनी शर्तों पर तैयार नहीं हो रहे थे। कहते थे कि नहीं, मैं किसी से पैसा नहीं ले सकता, मुझे गुरु का श्राप लग जाएगा। आज तब कहने लगे कि ठीक है, आप मत करना, सिर्फ मुझे आप गाइड करना, मुझे तो श्राप नहीं लगेगा ना। आपको श्राप लगेगा ना, मैंने तो आपसे कोई दीक्षा नहीं लिया ना। अब एक तरह से अपने पिता को संतुष्ट करते हैं, माँ भी सपोर्ट करती है, उनकी बहन भी सपोर्ट करती है कि कहाँ आप किस युग में जी रहे हैं। जब आपके पास में तंत्र मंत्र का जानकार है तो उसका फ़ायदा उठाइए ना। भगवान ने हमारे पास में अब दौलत भेजा है तो उसको आप क्यों ठुकरा रहे? अब जो उनकी बेटी थी यानी केदार की बहन थी, वो भी अपने पापा से बोल रही थी कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ये काम आपको करना चाहिए। आखिरकार माँ भी प्रेशर देती है, केदार भी प्रेशर देते हैं और बहन भी प्रेशर देती है, ये काम कर लीजिए पापा, कर लीजिए। आखिरकार मन मार करके अब फिर केदार के पिता कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम लोग कहने पर करता हूँ, लेकिन मुझे पता है इसका दंड मुझे मिलेगा, मुझे श्राप लगेगा। लेकिन वहाँ पर सुनने वाला कौन है? पैसे की अब एक चकाचौंध जो कहते हैं ना, केदार का आंखों में भरी हुई थी। और जो उनकी बहन थी वो भी सोच रही थी कि चलो पैसा आ जाएगा तो मेरे अच्छे घर में शादी हो जाएगा। लेकिन अब डरे हुए थे केदार के पिता, बार बार कह रहे थे कि अभी भी सोच समझ ले, इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है। केदार कह रहे हैं कि आप छोटे मोटे काम करते हैं तो उसमें रिस्क नहीं होता है, ऐसे ही छोटा मोटा तो काम है इसमें। जैसे आप प्रेतों को भगाते हो, भूतों को भगाते हो लोगों के अंदर से, वहाँ तो घर से भगाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आपके साथ हूँ ना, बस सेठ के आगे हाँ बोल दीजिए, आधा पैसा अभी मिल जाएगा और आधा काम करने के बाद में। आज सेठ कह रहा है कि मैं कागज़ पर साइन कराऊंगा, ऐसे मेरे साथ में ना जाने कितना हो चुका है। आखिरकार अपने पिता को मना लेते हैं, माँ भी उनको अब एक तरह से मनाने में सहयोग करती है, बहन भी सहयोग करती है। तब जाके केदार के पिता मान लेते हैं। तब उस मालिक को बुलाया जाता है। मालिक पूछता है कि आप ये काम कर लोगे ना, आपका बेटा कर लेगा ना? आखिरकार उनको हाँ बोलता ही है। तब मालिक उनको 5 लाख रुपए देता है, कागज़ पर साइन कराता है और आधा पैसा बोलता है कि काम होने के बाद में दूंगा। सब लोग अब खुश थे, एक पिता को छोड़ करके। वो डरे हुए दिखाई दे रहे थे, उनको लग रहा था कि गुरु का श्राप ना लग जाए, मेरे साथ में कुछ अब दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, डरे हुए थे। आखिरकार अब पूछा जाता है कि कब ये काम करवाना है, उसी हिसाब से तिथि डेट तय होता है और जो जो उसमें काम जो चीज़ लगना था वो सब कुछ पर्ची बना देते हैं। पर्ची लेकर के और जो मालिक है ना अपनी कार में बैठता है और लौट जाता है। इधर सब कुछ खुश था, 5 लाख रुपए नगद अब मिल चुके थे परिवार में। बहन भी खुश थी, माँ भी खुश थी, केदार का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन चिंता में डूबे हुए थे केदार के पिता। आखिरकार अपने दिमाग से सब कुछ निकाल देते हैं कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ। होगा ना मेरे साथ में, होगा ना बच्चों के साथ में तो नहीं होगा। गुरु का श्राप लगेगा मेरे ऊपर लगेगा ना, मेरे बच्चों पर तो नहीं लगेगा। कम से कम अच्छी ज़िंदगी तो हमारे बच्चे जिएंगे। यही सोच करके अब मन में एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आखिरी काम होगा, इसके बाद में कोई काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। यही है शुरू का पैसा लेने का काम और यही है आखिरी काम, इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा। ना जाने मेरे साथ में उसके बाद मेरे साथ में क्या हो, डरे हुए थे। आखिरकार वो तय तिथि पर, अब तो नौकरी छोड़ चुके थे केदार, अब पैसा आ चुका था और तभी तो सारा सामान उस घर से लेके आ चुके थे। अब तो जाना नहीं था, अब तो पैसा का एक तरह से चकाचौंध था। 5 लाख रुपए कम थोड़ी होता है। अब इसके बाद तय तिथि पर, अब जो तिथि थी जाने की नज़दीक आ गई थी। एड्रेस दे के गए थे। इसके बाद ये लोग अपनी तैयारी करते हैं। पिता जो है ना केदार से बोलते हैं कि देख एक बार और सोच ले केदार, मैं तो कहता हूँ कि पैसा लौटा देते,
केदार कहते हैं कि पिताजी ये मौका फिर से कभी नहीं मिलेगा। भगवान ने हमारी सुन ली है। मैं कितनी बार मंदिर में जाता था, प्रणाम करता था कि भगवान हमें गरीबी से निकाल दो। शायद भगवान ने ये भेजा है, इस बंदे को भगवान ने भेजा हमारे द्वार पर, नहीं तो ऐसा बंदा कब हमारे पास में आया है। आप जरा सोचो, इस पैसे को पिताजी ठुकराओ नहीं। आखिरकार पिताजी अब क्या करें, लाचारी में पड़े हुए थे। तैयार तो थे ही, अब तय तिथि पर अब लोग उस शहर में चल देते जहाँ पर वो सेठ रहता था। वो भी शहर लंबा था। सफ़र करके वहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ पर जाके देखते हैं जिस कोठी में रह रहा था सेठ, वो भी बड़ा विशाल था, लेकिन था पुराना। सेठ जान जाता है कि हाँ पंडित लोग आ गए, तांत्रिक लोग आ गए, तो भी आके मिलता है कि आप लोग तैयार हैं। तब केदार कहते हैं कि हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे पिताजी भी तैयार हैं। अब सेठ अपने आदमियों के साथ पिता पुत्र को लेकर के नए बंगले में अब जाता है। शाम के टाइम है, सूरज डूब चुका है, लाइटें पूरी कोठी के जला दिया गया है, गेट खोल दिया गया है, सब लोग प्रवेश करते हैं। लेकिन उनके जो पिता है ना, जब अपना पैर आगे बढ़ाते हैं तभी वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो शक्ति है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। अपने पिता जो पुत्र हैं केदार को बुलाते हैं। आप कहते हैं कि मैं जान चुका, इसमें जो शक्ति है ना, कम मत आंकना, बहुत शक्तिशाली है। मैं पहले इसको अब पहचान गया हूँ, ये पावरफुल है। देख बेटा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमें वापस लौट जाना चाहिए, पैसा हमें दे देना चाहिए, ना जाने हम लोग पर क्या हो जाए। चल लौटते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन केदार जो थे कहने लगे कि पिताजी अगर आप नहीं करते हो ना तो मुझे करने की इजाज़त दो, सिर्फ मुझे अब साथ देना, बाकी काम मैं करूँगा। अब एक तरह से बहसबाजी आपस में होने लगती है और आखिरकार केदार जो अपने पिता को समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि देखो पिताजी, अगर ये काम नहीं करते हैं ना तो फिर हम गरीबी में आ जाएंगे, हमारी बहन की शादी नहीं हो पाएगी, आप सोच लो। आखिरकार अब बेबस होकर के पिता उस काम को करने पर अब तुल्य हो जाते हैं। जिस जगह पर वो काम होना था उस जगह का चुनाव किया जाता है, ग्राउंड फ्लोर पर ही। अब जो पिता थे ना, पूरा घर का चक्कर लगा करके आज साथ में केदार थे। केदार अब साथ साथ चल रहे थे और उनके पिता आगे आगे हर कमरे में जाते थे, कुछ सूंघने की एहसास करने की कोशिश करते थे। 2 मंजिल बना हुआ था, दोनों मंजिल में हर घर में जा कर के हर बाथरूम जो भी था, किचन था, एक एक स्टोर को भी चेक कर लिया। आखिरकार ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। एक बड़ा सा कमरा है, वहाँ पर आकर के अब केदार से कहते हैं बस यही जड़ है, यहीं पर वो शक्ति है जिसको हमें भगाना है। लेकिन शक्ति कम नहीं है, बहुत पावरफुल है। केदार कहते हैं कि क्या है, कोई प्रेत है, प्रेतनी है, चुड़ैल है, डायन है, क्या है। तब उनके पिता कहते हैं कि तुम ऐसा ही समझ लो, प्रेतनी है, अब बहुत ही शक्तिशाली है, आसानी से जाने वाली नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होंगे, अपनी अपनी तांत्रिक विद्या का आजमाए होंगे और सब यहाँ से नुकसान उठा के गए होंगे। मैं घर में घुसते ही अब मैं इस चीज़ को पहचान गया था, जैसे मुझे चेतावनी दे रही है कि तू भी लौट जाए यहाँ से। पिता अपने बात को अपने पुत्र को बताते हैं केदार को। केदार बिल्कुल लाइटली लेते हैं, कहते हैं कि पिताजी अब काम शुरुआत करते हैं, अब पिछली बात तो हम नहीं चाहते, जिस काम के लिए आए हैं वो हम काम करेंगे। तब पिता कहते हैं कि अभी नहीं, काम तो हमें करना है, लेकिन 12 बजे के आसपास, मध्य रात्रि में। पूरा सेठ को जो भी सामान का लिस्ट दिए थे सब कुछ सेठ लेके आ चुका था, और जो भी और कोई सपोर्ट चाहिए था, अब उनके लड़के थे, सेठ के आदमी थे। अब सेठ कहने लगे कि मैं तो जा रहा हूँ और बाकी काम आपका है, आप कैसे करोगे आप जानो, लेकिन ये जो हमारे घर में शक्ति जो भी है, दुष्ट आत्मा निकलनी चाहिए। आखिरकार अब पिता पुत्र अपने काम में लग गए थे। जगह को पता हो चुला, जगह का पता तो अब चल चुका था। अब इसके बाद में उसी कमरे के अंदर में मध्य रात्रि के और जो भी उनके सेठ के आदमी थे सबको कहते हैं कि भैया आप लोग बाहर चले जाइए, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है,
आप लोगों को नुकसान भी अब आ सकता है, आप लोग बाहर रहिए। लेकिन उनमें भी एक पहलवान सरीखा इंसान था। वो कह रहा था कि पंडित जी घबराइए मत, मैं पहलवान हूँ ना, मैं देख लूँगा। और तब केदार कहने लगे, देखिए जब मेरे पिता कह रहे हैं ना तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मेरे पिता कह रहे हैं आपको जाना पड़ेगा। और तब जाकर के उस पहलवान को भी बाहर निकालते हैं। मध्य रात्रि में अब उनका पूजा पाठ शुरू होता है। जैसे ही मंत्र का उच्चारण अब उनके पिता करते हैं, अब केदार तो सपोर्ट कर रहे थे, साथ में बैठे हुए थे। कुछ देर तक तो सही चला। आवाज़ लगाने लगे कि देखो मैं तुम्हें जानता हूँ, पिता कह रहे थे कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम आमने सामने में अब बैठ कर के बातें करें। आप मुझे डरो मत, मेरे सामने में आओ और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हर समस्या के समाधान बातचीत से हो सकता है, तो हम आपस में दुश्मन नहीं बनेंगे। आप मेरे सामने आओ, अब बैठ के बात करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं जिसमें आपका भी तकलीफ नहीं हो और ना इस मालिक का हो और ना मेरा भी तकलीफ हो। पिता जो है ना बात का शुरुआत करते हैं, लेकिन जो प्रेतात्मा उस घर में थी ना इतनी आसानी से नहीं आ रही थी। बार बार उसी बात को दोहरा रहे थे कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम यहाँ से आपको ज़बरदस्ती भगाना नहीं चाहते। आप आइए, मेरे सामने आइए, बैठ के बातचीत करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। हम आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहते, आइए आप। मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन वो प्रेतात्मा थी ना बिल्कुल अब नज़र तक नहीं आ रही थी। अब पहले भी किसी ने उसको देखा नहीं था, किसी के सामने आती ही नहीं थी। इतना बड़ा तांत्रिक हो, बिल्कुल अपना तंत्र मंत्र करता था, लेकिन उसको वो नुकसान पहुंचाती थी। कईयों को हवा में लटका चुकी थी। इसके बाद वो सब तांत्रिक वगैरह जो भी थे भाग चुके थे। अब उसको भी लग रहा था कि ये भी तांत्रिक है, इसको भी मैं ऐसे ही लटका दूंगी और फिर ये भी भाग जाएगा। जो शक्ति थी उसका मन में ये ख्याल चल रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि जो बुजुर्ग तांत्रिक थे, केदार के पापा एक पहुँचे हुए गुरु का शिष्य थे और उनमें ये शक्ति थी, ये पावर था, इल्म था। जब अच्छे अच्छे लोग थक जाते थे और तब ये काम करते थे। पहली बार उस शक्ति को लगा कि हाँ मैं इस पर पार करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बार बिल्कुल बेकार जा रहा है। अब पंडित जी भी थे ना, केदार के पिता, बार बार उसी बात को दोहरा रहे थे कि अभी भी तुम्हारे पास है, मौका है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती आपको घर से निकाला जाए। हम आमने सामने बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समाधान निकालते हैं। अब इसके बाद उस प्रेतात्मा को लगा कि हाँ ये आम तांत्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार बिना देखे हुए अब वो बुजुर्ग तांत्रिक पर, केदार पर हमला करने की कोशिश किया था, लेकिन सब बार उसका असफल रहा। वो केदार को भी पकड़ के हवा में लटकाने चाहती थी, लेकिन वो लटका नहीं पाई। उनके पिता को भी लटकाना चाहती थी हवा में, लेकिन उनको छू भी नहीं पाई। उस जगह को केदार के जो पापा थे बांध के रखे थे, उस रेखा को पार नहीं कर पा रही थी। अब इतना बड़ा तंत्र मंत्र का जानकार थे, अब वो तो अपना एक तरह से घेराबंदी कर ही रखे थे। आखिरकार जब केदार का पिता इतनी मिन्नतें करने के बाद में जब वो प्रेतात्मा नहीं आ रही थी ना, तब वो चेतावनी देने लगे कि देखो हो चुका है, मैं आपसे कई बार विनती कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आखिरी बार आप सामने आ सकती हैं तो आपके साथ में बातचीत हो सकता है, इसका समाधान निकल सकता है, हम आपस में बैठ के समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं आती हैं इस बार में ना, तो मुझे अपना काम करना होगा। अब फिर मुझे आप दोष मत दीजिएगा कि मैंने आपके साथ में कोई जुल्म किया है। आखिरकार जो पिशाचनी थी, प्रेतनी थी, उसको लग चुका था कि ये ऐरे गहरे लोग नहीं हैं। अब तो हमें सामने जाना पड़ेगा, नहीं तो इस घर से मुझे हाथ धोना पड़ेगा। आखिरकार पहली बार अब उनके सामने में आती है। देखने में इतनी खूबसूरत, ऐसे नहीं लग रही थी कि कोई प्रेतनी है, पिशाचनी है, ऐसा कोई भयानक चेहरा नहीं था। सफ़ेद कपड़े में केदार उसको देखते हैं, कपड़ा भी जैसे अब रह करके धुंधला हो रहा है, उसका चेहरा भी धुंधला हो रहा है। आखिरकार जब नज़र आती है ना, तब केदार के पिता अब फिर कहते हैं कि घबराइए मत, आ जाइए, मेरे सामने बैठिए, बैठकर हम बातचीत करते हैं, हर समस्या का समाधान हो सकता है। और तब जाके वो डरी हुई आत्मा अब
उस जगह पर बैठती है जहाँ केदार का पिता बिठाने के लिए कहते हैं। उस जगह पर आकर के बैठ जाती है, देखती रहती है, बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर चेहरा। बिल्कुल नहीं लग रही थी कि कोई पिशाचनी है, चुड़ैल है। केदार तो समझते थे कि ये सब जो शक्तियाँ होती हैं एक तरह से डरावनी होती है, भयानक होती है, कोई इंसान देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं थी। आखिरकार बैठने के बाद में अब वो केदार के पिता अपना काम शुरू करते हैं। कहते हैं, आप इस घर में क्यों हैं? जो लड़की थी ना, प्रेतात्मा लड़की, जैसे कुछ होठ उसके हिल रहे थे, लेकिन वो आवाज केदार के कानों में नहीं पड़ रही थी। क्या कह रही थी उनके पिता ही सुन रहे थे। फिर बहस होने लगी। केदार के पिता कह रहे थे कि अगर हम इसके बदले में आपको कोई उचित स्थान दे दे तब आप जाना पसंद करेगी। वो उसके होठ हमेशा फड़फड़ा रहे थे, जैसे बहुत गुस्से में है, बोल रही हो कि हम इस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन केदार के पिता समझौता कर रहे थे कि देखो, आपको इस घर को छोड़ दीजिए, इसके बदले में हम आपको नया घर दे देंगे, आप वहाँ जाना पसंद करोगे। इस सारा जो बातचीत हो रहा था, केदार के पिता की आवाज़ तो सुन रहे थे केदार, लेकिन उस प्रेतात्मा की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पड़ रही थी। आज जहाँ बैठी हुई थी ना, वो कई बार गायब भी हो जाती थी, जैसे धुआं हो, लहर मार रही हो, ऐसा उनका आंखों के सामने सब गुजरता था। एक वार्तालाप कम से कम 1.5 घंटा चला था, तब जाकर के बीच का समझौता हुआ कि इसके लिए एक नया घर बना के देना पड़ेगा। नए घर में ये जाके रहेगी और उस घर में कोई भी नहीं जाएगा। इस बात पर जाकर के समझौता हो चुका था। आखिरकार समझौता अब एक और जगह करनी थी। इस बात को अब सेठ से भी बात करना था। तब केदार के पिता कहते हैं कि ठीक है, कल हम इसी टाइम पर आपसे दोबारा मिलेंगे। आप तैयार हैं ना? इस बात पर मुकरिएगा तो नहीं ना? तब वो लड़की के होठ फड़फड़ा रहे हैं। अब बातचीत तो केदार नहीं सुन पाते हैं, उनका पिता सब जैसे कानों में आवाज़ पड़ रही है। आखिरकार उसका सर हिलता है कि हाँ, हम इस शर्त के लिए तैयार हैं, इस बात के लिए तैयार हैं। तब मेरे पिता आदेश देते हैं, मतलब केदार के पिता आदेश देते हैं कि ठीक है, आप प्रस्थान कर लीजिए, हम आपको कोई तकलीफ अभी भी नहीं देना चाहते। आप आराम से रहिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। कल का हम वार्तालाप फिर इसी जगह पर करेंगे। आप पहले मैं इस घर से मालिक से आज्ञा ले लूँ, तब हम इस बात को फाइनल करेंगे। इसके बाद वो प्रेतात्मा तो गायब हो जाती है। सारा सामान जो था पूजा पाठ का सब छोड़ छाड़ करके, और केदार उनके पिता अब एक तरह से वहाँ से बाहर निकलते। केदार मन ही मन खुश थे कि चलो मामला हल होता दिखता है। और आखिरकार अब पिता से पूछते हैं कि आपने उसको घर के लिए क्यों बोला? कहाँ, अब घर कहाँ से मिलेगा उसको? अगर सेठ ने मना कर दिया कि मैं नया घर बना के नहीं दूंगा, तब क्या होगा? तब उसके पिता हंसने लगे। अरे कहने लगे, ऐसे वैसे घर नहीं चाहिए, इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, उसको एक स्थान चाहिए। वो स्थान 10 बाई 10 का घर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एक महल होना चाहिए। चलो हम सेठ से कल बात करेंगे, अब तो रात हो चुकी है। और उसके बाद वो लोग निकलते हैं, सेठ के आदमी होते हैं, और फिर कार में सवार होते हैं और उस कोठी में आ जाते हैं। तब तक सेठ जी सो चुके थे, उनको रहने खाने सब कुछ अब प्रबंध किया हुआ था उसी कोठी में, केदार जी का कहना था। और कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं हुई। सुबह सुबह अब सेठ आकर के तड़के आ जाता है। हाँ जी, बात हो गई, क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, क्या प्रेतात्मा भाग गई? तब केदार के पिता बताते हैं कि भागाने को तो हम भगा सकते हैं, लेकिन बाद में आकर के आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि समस्या सदा के लिए सही हो जाए, आपको भी कोई तकलीफ ना हो और ना उस प्रेतात्मा को कोई तकलीफ हो। पूरी बात बताते हैं कि उसके लिए एक नया घर बना के देना पड़ेगा। अब एक तरह से सेठ कहते हैं कि कितना बड़ा घर चाहिए उसको, क्या मजाक में कि उसका कोई परिवार भी है? तब केदार के पिता कहते हैं कि नहीं नहीं, छोटा सा एक घर चाहिए, चाहे आप 10 बाई 10 का बना के दे दें, सारा सामान उसमें अब उसके लिए रख देंगे, जो एक आम घर में अब गृहस्थी बसाने के लिए होता है। अब इसके बाद आप भूल जाइएगा। आखिरकार सेठ जी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम उसके लिए घर एक बना के दे देंगे, वादा करते हैं। और फिर रात को
अब आधी रात को वहाँ पर फिर केदार और उनके पिता उसी स्थान पर उस लड़की को आवाज़ देते हैं, आ जाओ। पहली ही बार में वो लड़की आ जाती है, उसी स्थान पर बैठ जाती है। और तब केदार के पिता कहते हैं कि आपका घर का हमने व्यवस्था कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जगह का चुनाव करने में और घर को बनाने में भी वक्त लगता है, तो महीना 1.5 महीना तो मान के चलिए। और तब तक आप इस घर में आराम से रह सकती हैं, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन आप भी किसी को परेशान मत कीजिएगा। और नए घर में जाने के बाद में ये आप इस घर में आने की कोशिश मत कीजिएगा। लड़की जो बोल रही थी, होठ फड़फड़ा रहा था, लेकिन जो आवाज़ था ना केदार के कानों में अब बिल्कुल सुनाई नहीं रहा था। आखिरकार फैसला हो चुका था और फिर उस पर सहमति दोनों तरफ से बन चुकी थी। मतलब वो जो प्रेतात्मा लड़की थी उसने अपनी अभितर से इजाज़त दे दिया था कि ठीक है, मुझे मंजूर है। खुश हो गए थे, केदार भी खुश हो गए थे, उनके अब पिता भी खुश हो गए थे। चलो मामला यहीं पर सुलट गया। घर अब सेठ के घर पर लौटते हैं। अब सुबह में सेठ आता है और फिर पूरी बात बता देते हैं। सेठ कहता है कि ठीक है, मैं उसके लिए एक घर अलग बना के दे देता हूँ। अब इसके बाद 1-1.5 महीने का टाइम लगता है और तब तक केदार और उनके पापा अपने गांव लौट जाते हैं। अब एक तरह से आधा काम तो उन्होंने कर दिया था, आधा काम ही बाकी था। अब वो नया घर बन जाता, इसके बाद वो लोग अब उस प्रेतात्मा को शिफ्ट कर देते। और यही काम 1.5 महीने के बाद में उनको बुलावा आता है, गाड़ी आती है और वो लोग जाते हैं। उस घर को देखते हैं। देखने में बड़ा आकर्षक घर है जो एक परिवार को चाहिए। 10 बाई 10 का घर है, बाथरूम भी है, किचन भी है, जैसा सेठ अब एक तरह से अपने मन के हिसाब से बनाया था। जब देखते हैं ना केदार, तो वो भी खुश हो जाते हैं कि देखो एक प्रेतात्मा के लिए कितना बढ़िया घर बना के दिया सेठ। उसमें पलंग भी बिछा हुआ है, कुर्सी भी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ जो परिवार को चाहिए। इसके बाद जो होता है ना, अब उसी जगह पर उसी बंगले में अब लोग आ जाते हैं, केदार और उनके पिता। फिर आत्मा को बुलाया जाता है कि चलिए हम आपको लेके चलते हैं। आखिरकार तंत्र मंत्र का प्रयोग होता है और उसको एक मिट्टी के हांडी में अब बुलाया जाता है। मिट्टी की हांडी में वो लड़की धुएं की शक्ल में आ जाती है और फिर उसको ढक करके और तब उस घर में ले जा करके और उसको छोड़ दिया जाता है, तंत्र मंत्र सब कुछ करके, ताकि वो लड़की उस घर से बाहर ना निकल सके, किसी को तकलीफ ना दे सके। अब इसके बाद जा करके सारा काम खत्म होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 10 लाख रुपया तो अब मिल चुका है। अब एक तरह से केदार का परिवार बड़ा खुश है कि चलो सब कुछ अच्छे से निपट गया, ना किसी का नुकसान हुआ, ना केदार का हुआ, ना उनके पापा का हुआ, ना सेठ का हुआ, सब कुछ बढ़िया से अब हो चुका है। अब उनकी बहन का रिश्ता हो जाता है, घर बार भी अपना पैसे आ चुके हैं, बनवा लेते हैं और शादी अब अपनी बहन का केदार रिश्ता तय करके अब जो मुहूर्त था ना, कुछ महीना बाकी था, तभी उनके अचानक पिता का तबीयत खराब हो जाता है। अचानक खड़े खड़े गिर जाते हैं, लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। लेकिन वहाँ जा करके डॉक्टर बोलता है कि इनको कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, हृदय भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, चक्कर आ गया होगा। कुछ दवा पानी दे करके उनको भेज देता है कि घर पर ले जाइए, ये नॉर्मल है, चक्कर आ गया होगा कमजोरी की वजह से। आ जाते हैं घर पर, कुछ दिनों तक ठीक रहते हैं और ऐसा ही उनके साथ में अब होने लगता है। खड़े खड़े गिर जाते हैं। आखिरकार एक बार जब गिरे ना, तो दोबारा नहीं उठे। मतलब उनका प्राण पखेरु अब निकल चुका था, उड़ चुके थे। घर में एकदम हाहाकार मच गया। एकदम जो लोग खुश थे कि चलो सब कुछ हमारा बढ़िया से हो गया, शादी भी अब बिटिया के तय हो चुकी थी, केदार की बहन की, कुछ ही टाइम बाकी था, लेकिन वो शादी को अब निभा नहीं पाए थे। आखिरकार शादी ब्याह तो हो जाता है, लेकिन उनके जो पिता है ना केदार को सपने में आते थे। कई बार उनके सपने में आकर के बोल दिए कि देख बेटा, मैं तुझे मना करता था ना कि मुझे ये काम मत करवा, देख मुझे श्राप लग गया ना, मैं श्राप से ग्रसित हो गया था, और देख तेरे कर्मों का फल मुझे अब भुगतना पड़ रहा है। अब जो केदार थे ना, बहुत डर चुके थे। बार बार पिता सपने में आते थे, हर दूसरे दिन तीसरे दिन यही सपना उनको दिखता था
समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। अब इतना तंत्र मंत्र का वो जानकार भी नहीं थे कि पिता का आत्मा को अब कैसे शांत कराया जाए। फिर वो दूसरे एक उनके जानकार में कोई थे पंडित जी, उनके पास में जाते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। तब कहते हैं कि देख तेरे जो पिता है ना, अब एक तरह से प्रेत जोनी में आ गए हैं, अब उनको शांत कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जो परिवार है ना अब तक सही है, सब पर विपदा आ जाएगी। उसका पूजा पाठ किया जाता है और तब जाकर के उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उनके जो पिता कहते थे ना, अब वही बात हुआ। वो जो श्राप था ना उनका गुरु का, अब चाहे अनचाहे में अब लग चुका था, जैसा केदार का कहना था। लेकिन आखिरकार उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। और उसके बाद में वो जो सपने आते थे अपने पिता को, कि जो सपने में आकर के अब उनको धमकाते थे, डराते थे कि देख तेरे वजह से सब कुछ हुआ है, तेरे वजह से सब कुछ हुआ है, वो सब बंद हो चुका था। इसके बाद केदार को भी लग चुका था कि जो मैंने काम किया ना गलत किया है। पैसे तो मैंने कमा लिया, पैसे तो मेरे पास में अब सब कुछ हो चुका है। जहाँ मैं गरीबी में जी रहा था, गरीबी से मैं अब ऊपर उठ चुका हूँ। मेरी बहन का शादी भी हो गई, मेरे घर द्वार भी अच्छे से हो गया, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने पिता को खो दिया। इस बात का हमेशा उनको गम है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी केदार जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।